हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 10 विज्ञान के बायोलॉजी की तरफ से, जो कि पहला चैप्टर जैव प्रक्रम है। इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे, चाहे वो बहुविकल्पी हों, वो चाहे अतिलघुत्तरी हों, और चाहे वो दीर्घोत्तरी प्रश्न हों। तो बिना देरी करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा जो पहला बहुविकल्पी प्रश्न होगा वो क्या होगा कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन में क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपयुक्त सभी। तो जानते हो कि स्वपोषी पोषण के लिए अर्थात यूँ कह दें कि स्वपोषी पोषण जो स्वयं से अपने आप को पोषित करने के लिए जो भोजन बनाया जाता है, यूँ कहें अपने से बनाया गया भोजन जो होता है उसको ग्रहण करने की प्रक्रिया को पूरा क्या कह दिया जाता है? स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण में जानते हो क्लोरोफिल भी आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी उपस्थिति होती है, और सूर्य के प्रकाश और जल की भी उपस्थिति होती है। तो ये ऑप्शन में दिया गया उपयुक्त, ये सही जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो सही, वो क्या हो जाए? डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। तो क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक होता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए सभी चीज़ें आवश्यक होती हैं। अगला जो हमारा बहुविकल्पी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है। तो पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने की वह प्रक्रिया कौन सी है? श्वसन है कि प्रकाश संश्लेषण है कि वाष्पोत्सर्जन है कि प्रोटीन संश्लेषण? तो मैं आपको बता दूं कि पादपों में जो वायु प्रदूषण को कम करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादपों में वायु प्रदूषण कम किया जा सकता है। तो अगर इसमें जो भी बहुविकल्पी के प्रश्न आते हैं तो आप कमेंट जल्दी से करते जाइएगा। जो भी इसमें कि आपको उत्तर आते हो कमेंट करिए जल्दी से। देखिए, यकृत स्रावित करता है, लार को स्रावित करता है कि पित्तरस को स्रावित करता है कि जठररस को स्रावित करता है कि अग्नाशयी रक्त? तो लार जानते हो कि मुख से निकलती है, लार ग्रंथियों से निकलती है। जठर रस जानते हो कि हमारे आमाशय से निकलता है, और अग्नाशयी रस अग्नाशय से निकलता है। जो हमारा पित्त होता है वो पित्त की थैली यकृत में होती है, इसलिए हमारा यकृत से जो स्रावित होता है वो क्या? पित्त रस हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो जितने भी इसमें बहुविकल्पी प्रश्न बताए जा रहे हैं वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको इनको सभी तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपको 2024 बोर्ड एग्ज़ाम जो साइंस कक्षा 10 वाले हैं आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। तो अगला हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न क्या है कि मनुष्य में लार ग्रंथियाँ होती हैं। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या जो होती है वो कितनी जोड़ी होती है? तो 2 जोड़ी होती है कि 3 जोड़ी होती है कि 4 जोड़ी होती है कि 5 जोड़ी होती है? तो मनुष्य में जो लार ग्रंथियाँ होती है वो 3 जोड़ी होती हैं। 3 एक तरफ दाएँ तरफ और 3 एक तरफ इस दाएँ तरफ बाएँ तरफ। तो ये तीन, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? 3 जोड़ी, अर्थात 6 होती हैं। तो दोनों तरफ को मिलाकर तो जोड़ी की अगर बात कर जाए तो 3 जोड़ी हो जाएगी। तो हमारा जो बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। 3 जोड़ी। मनुष्य में लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? 3 जोड़ी। जो भी इसमें के आंसर आपको आते हैं कमेंट करते जाइएगा जल्दी से, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन ए व बी घुलनशील है कि विटामिन बी व सी घुलनशील है कि विटामिन सी व के घुलनशील है कि विटामिन बी व डी घुलनशील है? तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि जो विटामिन बी और विटामिन सी होता है वो क्या होता है कि जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। हमारा जो तीसरा ऑप्शन वो बी नंबर जो ऑप्शन है वो क्या हो जाए? हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न क्या है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो फ्लोएम द्वारा जानते हो कि फ्लोएम और जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? संवहनी ऊतक होते हैं, संवहन ऊतक होते हैं पादपों में। ये क्या करते हैं? भोजन का एक स्थान से एक भाग, पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में पहुँचाने का काम करते हैं। और क्या है कि जल को और खनिज लवण को एक भाग से पौधे के दूसरे भाग में पहुंचाने का काम करते हैं। तो फ्लोएम जो होता है तो पत्तियों में जो भोजन बनता है, पौधे के जो प्रत्येक हरे भागों में भोजन बनता है उसका स्थानांतरण करने में सहायक होता है। तो सुक्रोज के रूप में कि प्रोटीन के रूप में कि वसा के रूप में कि हार्मोन्स के रूप में? तो प्रोटीन के रूप में होता है कि सुक्रोज के रूप में होता है कि वसा के रूप में होता है, इसको आपको बताना है। तो अगर आप आंसर इसको जल्दी से कमेंट करो भाई, कमेंट करिए। तो कमेंट करिए भाई, कमेंट करिए। ठीक है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण जो होता है वो क्या सुक्रोज के रूप में होता है कि प्रोटीन के रूप में होता है कि हार्मोन्स के रूप में होता है कि वसा के रूप में? चलिए देखिए, जो ए नंबर है इसका सुक्रोज के रूप में। तो फ्लोएम द्वारा क्या होता है? भोजन का स्थानांतरण पौधों में होता है सुक्रोज के रूप में। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ओर।
देखिए अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, क्या फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है तो बाएं आलिंद में आता है कि दाएं आलिंद में आता है कि बाएं नीले में आता है कि दाएं नीले में आता है। तो आपको कमेंट करिए जल्दी भाई, कमेंट करिए। देखिए फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है भाई, कमेंट करिए। देखिए फेफड़ों में जो शुद्ध रक्त आता है वो किस में आता है, बाएं अलिंद में आता है। किस में आता है, बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में आता है, दाएं बाएं अलिंद, ये पहले ये नंबर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या कि पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादपों में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए, जल का वहन करने के लिए कि एमिनो अम्ल का वहन करने के लिए, भोजन का वहन करने के लिए कि ऑक्सीजन का वहन करने के लिए। देखिए पादपों में जो जाइलम होता है हमने पहले ही बताया, जल व खनिज लवण का को पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित करता है अर्थात वहन करता है। तो हमारा जो ए नंबर ऑप्शन है वो क्या है, जल का वहन। देखिए जल का वहन जो होता है वो पादपों में जाइलम का कार्य होता है। जाइलम क्या होता है, एक संवहन ऊतक होता है जो खनिज लवण को, भोजन को एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का कार्य करता है। देखिए जो अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि मनुष्य में वृक्क तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है। तो मनुष्य में जो वृक्क होता है अर्थात किडनी होती है वो किससे संबंधित होती है, पोषण से संबंधित होती है कि उत्सर्जन से संबंधित होती है कि श्वसन से संबंधित होती है कि परिवहन से संबंधित होती है। तो मनुष्य में जानते हो कि जो वृक्क होता है वो पोषण से संबंधित नहीं होता, क्योंकि पोषण से संबंधित अर्थात भोजन को पाचन करना, भोजन को पाचित करके पूरे शरीर में वो करना। फिर श्वसन की अगर बात करें तो सांस लेना व सांस छोड़ना, ये श्वसन के अंतर्गत आता है। परिवहन की अगर बात करते हैं तो जो भोजन पच जाता है और ऑक्सीजन के शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का कार्य होता है। और जो वृक्क हमारा होता है वो क्या होता है कि उत्सर्जी पदार्थों को निकालने अर्थात मूत्र का निर्माण करने में आता है। और जो वृक्क होता है वो किससे संबंधित होता है, उत्सर्जन तंत्र से। तो उत्सर्जी पदार्थों को निकालने में जो भी तंत्र प्रयोग में, तो देखिए जब भी इसमें क्या है कि उत्सर्जन में कहने का मतलब जो भी उत्सर्जी पदार्थों को निकालने के लिए जो भी तंत्र अंग काम में आते हैं या जो भी तंत्र काम में आते हैं वो उत्सर्जी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो वृक्क होता है उत्सर्जी अंग होता है, इसलिए उत्सर्जन से संबंधित है। हमारा जो सी नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि जठर रस स्रावित करने वाली जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, आमाशय में पाई जाती हैं कि छोटी आंत पे पाई जाती हैं कि यकृत पे पाई जाती है कि बड़ी आंत पे पाई जाती है। तो कमेंट करिए भाई, कमेंट करिए। चलिए देखिए देखते हैं किसका आंसर जल्दी आता है। तो आमाशय में होती है कि छोटी आंत में होती है कि यकृत में होती है कि बड़ी आंत में होती है। तो जठर रस को जो स्रावित करती हैं वो क्या होती है, जठर रस अर्थात आमाशय से निकलता है। तो आमाशय वाला जो हमारा एकदम हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, बस ये 2 बहुविकल्पीय प्रश्न बचे हैं, फिर इसके बाद हम चलते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की ओर। कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है। देखिए रक्त में ये नहीं पूछा रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। अगर किसके कारण पूछा होता, अगर फाइब्रिन अगर दिया हो ऑप्शन में तो फाइब्रिन में हमको लगाना है। अगर आपको ऑक्सीजन दिया हो तो ऑक्सीजन में लगाना है। तो अगर ये ऑप्शन में ये अगर दिया हो तो पहले इसको लगाना, अगर ना दिया हो तब ऑक्सीजन में दिया हो तो ऑक्सीजन में लगाना है। तो थाम्ब्रिन है कि हीमोग्लोबिन है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन है कि फाइब्रिन। तो फाइब्रिन जो हमारा होता है वो क्या होता है, फाइब्रिन के कारण ही रक्त का जो लाल रंग होता है वो इसी फाइब्रिन प्रोटीन के कारण होता है। अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बताए गए वो सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सब में लिख नहीं रहे कि सारे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सारे सब जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बनाए गए हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस एग्जाम के जितने भी हैं उसमें से सारे ये लिए गए हैं। 10 साल तक के जितने भी पेपर उसमें से मॉडल पेपर और 10 साल के पहले जो पुराने पेपर थे उनमें से उठाए गए ये प्रश्न है। ये बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए रिपीटेड प्रश्न है, इसीलिए इनको बताए जा रहे हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मानव हृदय में कक्ष बोलो या वेश्म बोलो या चेम्बर बोलो की संख्या होती है। मानव हृदय में जो होता है वो कितने कक्षीय होता है, या यूँ कहें कितने कक्ष या कितने वेश्म का होता है, या कितने यूँ कहें कितने चेम्बर का होता है। एक का होता है कि 2 कक्षीय होता है कि 3 कक्षीय होता है, तो 4 की जो मानव हृदय होता है वो देखो कितने चेम्बर का होता है, 4 चेम्बर अर्थात 4 कक्षीय होता है। 2 अलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की ओर। इसी तरह देखिए हमारा जो लघुत्तरीय प्रश्न क्या है, सबसे पहला वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्वसन क्रिया को समझाइए, आक्सीय तथा अनाक्सीय श्वसन में अंतर बताइए। तो श्वसन प्रक्रिया को आपको बताना है कि श्वसन प्रक्रिया होती क्या है, श्वसन क्रिया होती क्या है, और आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन को आपको बताना है, या यूँ कहें वायवीय या अवायवीय श्वसन को आपको परिभाषित करना है। आक्सीय श्वसन को वायवीय कहते हैं, अनाक्सीय श्वसन को अवायवीय कहते हैं। इन
तो इस अगर अवायवीय नाम से भी पूछ ले तब भी पर आपको यही बताना है, घबराइएगा नहीं। देखिए पहले हाँ, श्वसन प्रक्रिया क्या होती है, तो वह प्रक्रिया जिसमें भोजन ऑक्सीकृत होकर एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, श्वसन क्रिया कहलाती है। कहने का मतलब वह प्रक्रिया जो होती है जिसमें भोजन ऑक्सीकृत हो जाए, पच जाए यूँ कहें, और एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्मुक्त हो जाए, निकले, वो उस प्रक्रिया को क्या कह दिया जाता है, श्वसन क्रिया कह दिया जाता है, या यूँ कहें श्वसन प्रक्रिया कह दिया जाता है। अब श्वसन ऑक्सी ये दो प्रकार की होती है, एक ऑक्सी और अनॉक्सी, यूँ कहें वायवीय अवायवीय। वायवीय और अवायवीय में अब हम अंतर पूछा तो इसको बताना, इस अंतर देखो हर बार पूछा जाता है, तो आप इसको ज़रूर तैयार करके जाइएगा। इसमें 3 लिखे गए हैं, अगर आप 2 भी तैयार कर लेंगे तब भी पर के लिए आपके लिए बहुत हो जाएगा। तो एक तरफ लिख लीजिएगा ऑक्सी श्वसन, एक तरफ लिख लीजिएगा अनॉक्सी श्वसन, अंतर इसी प्रकार लिखिएगा ताकि आपके पूरे नंबर मिल सके। तो देखिए इस पर सबसे पहले हम ऑक्सी श्वसन की तरफ देखेंगे। या ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में होता है। देखिए जो ऑक्सी श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अनॉक्सी श्वसन क्या होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है। इन दोनों डिफरेंट को आपको बताना है। फिर इसके बाद अगला जो हम क्या डिफरेंट है, क्रियाधार ग्लूकोज पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड व जल में ऑक्सीकृत हो जाता है। इधर क्या हो, इधर देखिए अनॉक्सी श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज अपूर्णतः इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत होता है। देखिए ऑक्सी श्वसन की तरफ देखेंगे। अगला नंबर जो है इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। जो ऑक्सी श्वसन होता है इसमें क्या है, अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, और जो अनॉक्सी श्वसन होता है इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है। तो अगला हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो प्रश्न, तो आप इसको ज़रूर तैयार करके जाइएगा। अब हम बढ़ते हैं। देखिए पोषण क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं समझाइए, इस प्रकार से पूछ सकता है। या पोषण के बारे में आप टिप्पणी लिखिए, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पोषण के बारे में आपसे पूछे तो सिर्फ इतना ही लिखना है जिसमें आपको जितना आपको बताया जा रहा है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नाम एग्जामिनर एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा। देखिए अगला जो हमारा क्या है कि पोषण क्या है या कितने प्रकार का होता है। इसमें देखिए सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इस ऊर्जा की प्राप्ति भोजन द्वारा होती है। भाई सीधी सी बात है कि जितने भी जीवधारी उनको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब वो ऊर्जा मिलती कहाँ है, भोजन से मिलती है, तो इसलिए हमें क्या भोजन आवश्यकता होते हैं। तो वह प्रक्रम, मेन परिभाषा क्या है हमारी, वह प्रक्रम जिसके द्वारा भोजन जीवधारी को प्राप्त होता है पोषण कहलाता है। मतलब वह प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन जीवधारी प्राप्त करता है उसकी प्रक्रिया को क्या कह दिया जाता है, पोषण कह दिया जाता है। तो पोषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई, 2 प्रकार का होता है। तो अगला अभी कौन कौन से प्रकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए आपसे स्वपोषी और विषमपोषी भी पूछ सकता है, तो इसीलिए हम दोनों लिखकर पूरा डिफाइन कर दिया गया है, पूरा लिख कर आपको बता दिया गया है। तो अगर अलग अलग नाम से भी पूछे तो आपको आसानी होगी बताने में, इसलिए हमने लिख दिया है। तो स्वपोषी पोषण के बारे में सबसे पहले जानेंगे। पहला नंबर 1 कि ऐसा पोषण जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है। भाई स्वपोषी पोषण में क्या होता है, ऐसा पोषण जिसमें जीवधारी क्या होता है, अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। सीधी बात, अपने द्वारा बनाए गए भोजन का निर्माण करना क्या हो जाए, यूँ कहें अपने द्वारा निर्माण करना भोजन का स्वपोषी पोषण कहलाता है। इस प्रकार भी आप बता सकते हैं। तो उदाहरण क्या है, जैसे हरे पेड़ पौधे हैं या हरे पादप कह दो, वही बात है। ये होते हैं कुछ जीवाणु होते हैं जैसे नीले हरे शैवाल जो होते हैं, ये भी अपने से भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो पादप तो जितने होते हैं वो तो भाई सीधी सी बात है कि उस स्वपोषी पोषण को अपनाएंगे, स्वपोषी पोषण करते हैं, अपने से ही भोजन बनाते हैं। कि भाई हम लोग बना कर देते हैं, बताइए, नहीं ना, हम लोग नहीं बना कर देते ना। तो इस प्रकार है। तो स्वपोषी पोषण जो होता है वो ऐसा पोषण क्या होता है जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं का निर्माण करते हैं, स्वयं से निर्माण करते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाता है। उदाहरण जैसे हरे पादप हैं, कुछ जीवाणु होते हैं नीले हरे शैवाल। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अगला जो है विषमपोषी पोषण का दूसरा नंबर क्या है, विषमपोषी पोषण। सो पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी एक विषमपोषी। तो विषमपोषी पोषण की बात करेंगे हम। कुछ जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते तथा भोजन के लिए अन्य जीवों या स्वपोषियों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे जीव को परपोषी कहते हैं, तथा यह पोषण की प्रक्रिया परपोषण कहलाती है। देखिए क्या होता है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने से भोजन निर्माण नहीं कर पाते, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं।
अब जो भोजन निर्माण मतलब ऐसे उन जीवों को क्या कह दिया जाता है, परपोषी, और जो भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया हो जाती है वो परपोषी पोषण कहलाती है। जैसे मनुष्य हो गया, जंतु हो गए, कुत्ते, भेड़, बकरी, बिल्ली हो गई, ये क्या करते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं ना। जैसे हम लोग क्या पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, मनुष्य जितने भी होते हैं क्या पेड़ पौधे साग सब्जियों पर निर्भर रहते हैं ना, और मांस मछलियों पर निर्भर रहते हैं। दूसरे जीव, कहने का मतलब क्या है कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो दूसरे जीवों पर निर्भर रहने वाले जीव को पोषण को क्या कह दिया जाता है, ग्रहण करने वाले जो पोषण, उसको क्या कह दिया जाता है, विषमपोषी पोषण। अगला हम देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जितने भी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि हीमोग्लोबिन क्या है, इसके कार्य लिखिए। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसके कार्य बताना है आपको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह एक, देखिए उत्तर क्या है, यह एक जटिल प्रोटीन है। इसका निर्माण लौहयुक्त वर्णक हीम तथा ग्लोबिन प्रोटीन से होता है। क्या होता है, ये एक जटिल प्रोटीन होता है। इसका निर्माण क्या होता है, लौहयुक्त वर्णक हीम तथा ग्लोबिन प्रोटीन से होता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने वाला एक मेटल प्रोटीन होता है। लाल रक्त कणिकाएं किसके द्वारा बनती है, हीमोग्लोबिन के द्वारा बनती है। तो जो अब अगला के आगे देखिएगा कि जो फेफड़ों और गलफड़ों से शरीर के भीतर ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने का काम करती हैं। हीमोग्लोबिन के कार्य के बताना है तो कार्य दो एक बता दीजिएगा। इसके मुख्य कार्य क्या है, निम्न है। नंबर एक क्या है, यह ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में परिवहन करता है। और दूसरा क्या है कार्य इसका, यह ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में वापस ले आता है। देखिए ऑक्सीजन जब हम श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन क्या होता है, शरीर को पूरे भाग में ले जाने का काम क्या करता है, हीमोग्लोबिन। और जब ऑक्सीजन के द्वारा विखंडन हो जाता है ग्लूकोज का, तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के अन्य प्रत्येक भागों से फेफड़ों तक लाने का काम करता है। कौन काम करता है, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। आगे जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न क्या है कि लसिका तथा रक्त में अंतर स्पष्ट कीजिए या अंतर लिखिए। इस प्रकार से आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए जितने भी इसमें लघु उत्तरीय या जितने भी हैं वे फजूल के एक भी प्रश्न नहीं लिए गए। थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है प्रश्न, आपको लगता होगा कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन देखिए अब भाई सीधी सी बात है, आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस के बच्चे हैं, तो फिर थोड़ा इतना ज़्यादा तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाई इतना मेहनत करोगे तभी तो आप सफल हो पाओगे। तो भाई कुछ चीज़ें अब आप सोच रहे हैं कि एक महीने के अंदर आप इतना पढ़ के, तो इतना आप पढ़ के आसानी से नंबर ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसमें क्या है कि लसिका तथा रक्त में अंतर बताएं। तो इस प्रकार आपको लसिका तथा रक्त में अंतर निम्नलिखित है, इस प्रकार आपको लिखना है। फिर एक तरफ लसिका और एक तरफ रक्त डालकर इस प्रकार बढ़िया हेडिंग वाइज आपको लिखना है ताकि पूरे नंबर मिल सके। तो लसिका की तरफ हम क्या लिखेंगे, इसमें लाल रुधिर नहीं पाए जाते हैं, मतलब लसिका की तरफ लाल रुधिराणु या लाल रुधिर कणिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। और रक्त में क्या होता है, रक्त में लाल रुधिर कणिकाएँ पाई जाती हैं। और लसिका की तरफ देखिएगा, इसमें लिम्फोसाइट्स की संख्या अधिक होती है। और रक्त की तरफ क्या होता है, इसमें न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है। इसमें देखिए लिम्फोसाइट की होती है, इसमें न्यूट्रोफिल्स की होती है। और इसमें क्या है कि यह लसिका वाहिनियों में परिसंचरित होने के साथ साथ ऊतक द्रव्य की भांति भी कार्य करता है। ऊतक भांति की भी भांति रहता है, कहने का मतलब क्या है, लसिका। और रक्त क्या होता है, यह रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित होता है। परिसंचरित क्या होता है, रक्त मतलब क्या होता है, परिसंचरण के काम आता है। अगला आप देखिए, अगले हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे, तो बड़ी तेज़ी से हम बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि स्टोमेटा क्या कहते हैं, रंध्र। तो स्टोमेटा क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनकी क्या उपयोगिता होती है, या इनकी क्या उपयोगिता है, इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए पादप की पत्तियों तथा अन्य वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। देखिए आप इस प्रकार बता सकते हो, या तो आप सीधी सी बात ऐसे कह दीजिए कि पत्तियों में छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं उन्हें क्या कह दिया जाता है, रंध्र कह दिया जाता है, स्टोमेटा कह दिया जाता है। और यूँ कहें पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र रंध्र कहलाते हैं, या यूँ कहें पर्णरंध्र कहलाते हैं। पर्ण माने क्या होता है, पत्तियाँ। अब रंध्रों की उपयोगिता क्या होती है पादपों में, इसके बारे में हमको बताना है, डिफाइन करना है इसके बारे में। तो स्टोमेटा पादप तथा पर्यावरण के मध्य गैसीय विनिमय का नियमन करते हैं और रंध्र छिद्र के आकार को परिवर्तित करके जल की हानि को कम करते हैं। जो स्टोमेटा होते हैं पर्यावरण में क्या होता है, गैसीय विनिमय करते हैं, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना, ऑक्सीजन को छोड़ना, भोजन निर्माण करना। उसके बाद फिर गर्मी के समय में या यूँ कि जब पानी की कमी होती है, जल की हानि को बचाने के लिए क्या करते हैं, अपने आकार को परिवर्तित करते रहते हैं, छोटे बड़े करते रहते हैं इन छिद्रों को। तो अगला आप देखिए, हमारे जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न थे, उनके लघुत्तरीय प्रश्न थे जितने भी, उनके बारे में हमने बात कर ली। अब हम आ गए
मोस्ट इम्पॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर, जो हमें 7 से 10 नंबर तक दिला सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इससे जितने भी इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, आप केवल इनको अगर तैयार कर लेते तो आपके 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे। आपको अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन आप केवल लॉन्ग को आप तैयार कर लेते हैं इसमें से, तो आपके 10 नंबर एकदम फिक्स हो जाएंगे। देखिए, पहला हम बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। स्वच्छ नामांकित चित्र की सहायता से मानव पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। देखिए, मानव पाचन तंत्र को आपको बताना है स्वच्छ नामांकित चित्र के द्वारा। जितने भी इसमें बताए गए तो आप चित्र के द्वारा तैयार कर लीजिएगा और इसके अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। आप कमेंट करिए, अगर आपको कहीं ना मिले तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसकी वीडियो बना दूंगा अलग से इन सभी प्रश्नों की, आप कमेंट करिएगा। देखिए, इस प्रकार से पूछा जा सकता है, या मनुष्य में आहार नाल को नामांकित चित्र बताइए तथा मनुष्य में पाचन प्रक्रिया को समझाइए। इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, तो बताना वही चीज़ है, घबराना नहीं है, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। अगला देखिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या है, ये प्रश्न क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। अब ये प्रश्न, अब हमारा जो अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि श्वसन को परिभाषित कीजिए। श्वसन कितने प्रकार का होता है, संक्षेप में लिखिए। तो अभी हमने पहले ही इसको अति लघु उत्तरीय में देख लिया, सो लॉन्ग में भी पूछा जाता है, या तो आपसे पूछ लिया जाए मनुष्य में श्वसन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार आपसे ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा चित्र सहित। श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है और क्या है, पाचन तंत्र है। इसको आप तैयार कर लीजिएगा, इससे बाहर आपको कहीं नहीं पूछेगा। इसमें 10 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इन सभी को चित्र सहित अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो अगला जो है, मानव हृदय के विभिन्न भागों का नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। तो मानव हृदय जो होता है, हृदय के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है, तो इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चित्र बनाना भी सीख लीजिएगा। अगर आपको चित्र बनाने में कोई दिक्कत हो रही है, कमेंट करिएगा, मैं एकदम आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से इसको बता दिया जाएगा। अगला हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या है, उत्सर्जन से आपका क्या तात्पर्य, मनुष्य में उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है, या तो आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये 10 नंबर पूरे दिलाएंगे। आप इसमें से कुछ पढ़िए चाहे ना पढ़िए, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र जरूर पढ़ लीजिएगा, इसमें से आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी प्रकार की, किसी भी हिंदी और विज्ञान में किसी प्रकार की किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। देखिए, जितने भी चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसी तरह हम बढ़ते रहेंगे, बनाते रहेंगे उसकी वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।